तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का यह दूसरा अध्याय प्राणियों में पोषण। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बार बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखा गया कि आपने अध्याय फर्स्ट में पढ़ा है कि पादप पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं बना सकते हैं। कौन? तो पौधे। परंतु प्राणी जो होता है ऐसा नहीं कर सकता। जो प्राणी होता है ये स्वयं का भोजन जो है खुद अपने से नहीं बनाता है। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। किससे? तो ये पौधों से प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और बिन प्रत्यक्ष भी और परोक्ष रूप से भी। ठीक, परोक्ष रूप से भी। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का वंशन करते हैं, जबकि अन्य जो होते हैं कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। जो पौधे खाते हैं उसका जो है आप आहार बना लेता है। कौन? तो जंतु। कुछ जो प्राणी होते हैं वो। आगे है कि कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों खाते हैं। कुछ जंतु जो होता है पौधे भी खाते हैं और जंतु भी खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित यानी सम्मिलित हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भोजन में जो अनेक संगठन होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं और वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं? भोजन में पाए जाते हैं। वो ये है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट क्या है? जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं और अनेक जंतु जो हैं डायरेक्ट ही इस पदार्थ को सीधे रूप से नहीं कर सकता है और अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है और इसको जो है तोड़ तोड़ के सरल पदार्थ में जो है बदल देता है। जैसा कि यहाँ निम्न आलेख द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जटिल पदार्थ जो होते हैं खाद्य पदार्थ की को जो है सरल पदार्थों में कैसे तोड़ा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सब क्या है? जटिल है, सब जॉइंट है। सब जॉइंट है तो ये जटिल है और सरल क्या है? सब अलग अलग है, अलग अलग है। तो ये क्या हो गया? सरल है। तो जो जटिल है उसको सरल में तब्दील करके उसको विखंडन करके उसका पाचन क्रिया जो होता है यहाँ पर वही लिखा गया है कि परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? जो जटिल है उसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा। इसी को कहते हैं परिवर्तित होना या विखंडन होना कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। वही जो आप भोजन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो जो भी आप भोजन कर रहे हैं तो वो अंदर जाता है तो क्या होता है? टूटता है, अनेक भागों में टूट जाता है, वही विखंडन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रम की जो पचने की प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। जो टूट के विखंडित हो गया है उसी को क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। आगे है कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जो होता है जिसको हमिंग बर्ड बोलते हैं, पौधे का मकरंद चूसते हैं। कौन? तो मधुमक्खी और मरमर पक्षी। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कौन? तो अजगर। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर अपना भक्षण करते हैं मतलब खाते हैं। या अगर आप में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन किस प्रकार से अपना भोजन जो है प्राप्त करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पर आहार के प्रकार और आहार की विधि। घोंघा घोंघा क्या करता है? मिट्टी का जो है मिट्टी भी खाता है, छोटे छोटे कीट भी आपको चलते चलते वो खा लेता है। चींटी देखेंगे तो जहाँ पे क्या है आहार का प्रकार में आपको देखने को मिलेगा। चीनी आप रख दीजिए तो वहाँ पे आता है तो वो चूस लेता है। वो क्या करता है? धीरे 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 उसको आहार बना लेता है। चील देखते हैं तो चील क्या है? चील आप जानते हैं चूहों को खा लेता है। चील क्या करता है? तो पंछी को भी खा लेता है। पंछी की दुनिया में चील क्या होता है? मांसाहारी है और मांसाहारी होने के साथ साथ वो फुर्तीला भी है, ज़्यादा दिखता भी है। ये यहाँ पर आपको पता है आहार के रूप में ये
क्या करता है, चूहे को, खरगोश को, ये सब आहार के रूप में ये लेता है। मरमर पक्षी के ऊपर बारे में आपको बताया भी गया है कि क्या है, आहार प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि क्या मकरंद चूसता है। जू, मच्छर, तितली, मक्खी, मच्छर के बारे में आप जानते हैं कि ये मानव या किसी जंतु का ये क्या करता है, ब्लड के रूप में इसका आहार होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आहार विधि, आहार के बहुत सारी विधि होते हैं। जैसे देखिए, जैसे मच्छर क्या था, चूसन। यहाँ देखिए, छीलना, चबाना, काटना मतलब बेधन करना, क्या काटना मतलब बेधन, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी या चूसन, ये सब क्या है, आहार की विधि है। ये सब पूछे भी जाते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये जो आप देख रहे हैं, अद्भुत सत्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये स्टार फिश जो कि तारा मछली, इसको क्या बोलते हैं, तारा मछली, इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। क्या करती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कठोर कवच होता है जंतु, उसका ये आहार करती है स्टारफिश। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। और ये क्या करती है, आमाशय बाहर निकाल कर जंतु के कोमल जो भाग होता है उसको खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है, और आमाशय बाहर जो आया था वो अंदर जाता है। उसके बाद इसका जो आहार है वो धीरे धीरे पचना शुरू हो जाता है। ये कौन है, तो स्टारफिश है। किसको खाते हैं, आहार बनाती है, आहार करती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का। ठीक, यहाँ पर हमने ये देखा। आप देखेंगे कि सारणी में दिए गए जो नीचे दिया गया है, खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिसने जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब मानव के बारे में, मानव में पाचन बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, यहाँ से बहुत बार बनते हैं। तो चलिए इसको हम आराम से धैर्य के साथ एक एक लाइन को आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन हुई होता है। अगर एक बार अगर समझ जाएंगे आप, तो एक बार में आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बन जाएंगे। बार बार आपको इसको देखने को, जो आप भूल जाते हैं वो नहीं होगा। तो चलिए इसको हम आराम से और धैर्य के साथ सुनेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू है कि मानव में पाचन, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है ये, पहला है कि हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हम क्या करते हैं, मुख द्वारा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। जो नहीं पचता है वो क्या होता है, मल के रूप में मलाशय के द्वारा, गुदा के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक, अगर क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन क्या होता है। भोजन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है। ऊपर के चित्र में भी हम देखेंगे कि कैसे जो है भोजन गुजर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये अगर हमें ऐसे भोजन लिए यहाँ से, तो ये नली है, क्या ये नली है, ये नली जो है धीरे धीरे यहाँ से गुजरता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको अनेक भागों में तोड़ा गया है। देखिए, यहाँ पर जो है दिया गया है कि भोजन जो एक सतत नली से गुजरता है, ये जो नली दिख रहे हैं, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होता है, ये क्या है, मुख गुहिका है, ये मुख गुहिका है, और यहाँ से प्रारंभ होता है और गुदा तक जाता है, ये क्या है, ये गुदा है, यहाँ तक ये जाता है। ठीक, इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। ये जो नली है ये क्या है, बहुत विभिन्न भागों में बटे हुए हैं। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हम देखिए, पहला है मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली, तीसरा जिसको ग्रेशिका भी बोलते हैं, तीसरा अमाशय है, और चौथा है क्षुद्रांत, जिसको छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं आप, और पांचवा है बृहदार्थ, जिसको आप बड़ी आंत के नाम से जानते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होती है। कौन, ये भी पूछा जाता है, कौन मलाशय से जुड़ी होती है, तो बड़ी, क्या होता है, बड़ी आंत। और छठा होता है मलद्वार, जिसको यहाँ पर देख सकते हैं, मलद्वार है या गुदा, इसको गुदा भी बोलते हैं। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल मतलब पाचन नली का निर्माण करते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम देखें कि जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न जो संगठक हैं, विभिन्न जो घटक हैं पाचन की क्रमिक क्रिया में जो है
क्रमिक रूप में होता जाता है। उसका जैसे-जैसे भोजन गुजरते जाता है, उसका काम जो है उसी प्रकार होता चला जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति शुद्धार्थ तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियों से जैसे कि लाल ग्रंथि, लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। क्या करती है? लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस जो है स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उसके सरल रूप में बदल देता है। पाचक रस क्या करता है? जटिल जो पदार्थ है उसको, जैसे ऊपर में पढ़े थे, उसको क्या करता है? सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। क्या करता है? आहार नाल और जो संवर्ध ग्रंथियां हैं उसको वो मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चित्र दिया गया है। तो हमारा भोजन जो शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? पाचन, मानव का पाचन जो होता है शुरू, यह मुख गुहिका से। ये देख रहे हैं क्या? ये मुख गुहिका है। उसके बाद यहाँ पर लाला ग्रंथि, यहाँ पर देख सकते हैं ये रस जो स्रावित करता है, कठोर को क्या करता है? मुलायम कर देता है, सरल कर देता है, ठीक? उसके बाद देखते हैं ये ग्रसिका है। क्या ये ग्रसिका? ये गली जो देख रहे हैं ये इसी से होकर भोजन जो है नीचे कहाँ आता है? तो आमाशय में आता है। कहाँ पे? तो आमाशय में। यहाँ पर देख सकते हैं यकृत है। ये क्या है? यकृत है और उसके बगल में आपको पित्ताशय देखने को मिलता है। उसके बाद भोजन जो है कहाँ पर? अग्नाशय, आमाशय पहले आमाशय में आता है, उसके बाद अग्नाशय में। ये अग्नाशय में आता है। उसके बाद क्षुद्रार्थ जो छोटी आंत के नाम से आप जानते हैं, ये बड़ा होता है। क्या होता है? क्षुद्रार्थ जो होता है ये सभी से सबसे बड़ा होता है और बड़ी आंत उसके बाद बड़ी आंत। उसके बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत मलाशय से जुड़ा होता है। इसे ये आप जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और मलाशय के बाद क्या होता है? गुदा। ये मानव के पाचन तंत्र हैं। ये मानव के क्या है? पाचन तंत्र हैं। इसे मुख्य रूप से आपको मुख गुहिका, लाला ग्रंथि, क्षुद्रार्थ, बृहदार्थ और यहाँ पर मलाशय, गुर्दा, पित्ताशय, यकृत, अमाशय, ये सब नाम यहाँ पर देखने को मिले हैं। यही जो है पॉइंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य रूप से आप यहाँ पर याद रखना है 6 नाम आपको, जो मुख गुहिका, ग्रासनली जो ग्रसिका है, अमाशय, क्षुद्रार्थ जिसको छोटी आंत, और बृहदार्थ जिसको बड़ी आंत बोलते हैं, और ये क्या होता है? जो मलाशय से जुड़ी होती है। और छठा है मलद्वार या गुदा। ठीक। आइए हम विभिन्न आहार नाल के विभिन्न भोजन के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है उनके बारे में हम अब देखिए। जैसे मुख गुहिका है, उसके बाद क्या होता है? ग्रास नली है, उसके बाद सभी के कार्य को हम देखेंगे। क्या है? तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। क्या होता है? मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, ठीक। आगे है कि आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण बोलते हैं। जो आप अंदर ले रहे हैं उसी को आप अंतर्ग्रहण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, बुझो चित्र में देखकर अत्यधिक कुंठलित क्षुद्रार्थ को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है? इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है। कल्पना कीजिए, इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। क्षुद्रार्थ जो होता है वो सबसे लंबा है। क्या? इसका जो मीटर के रूप में आप देखेंगे, तो मीटर के रूप में ये, और आप फीट के रूप में देखेंगे, दोनों में आपको अंतर देखने को मिलता है। लेकिन मीटर और फीट में देखेंगे तो 7-8 जो है मीटर, ये छोटी आंत होती है। और बड़ी आंत जो होती है 1-2 मीटर होती है, 2 मीटर। उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि हम दांतों की सहायता से, पहला क्या है? मुख गुहिका। उसमें है जो पहले जो हम क्या करते हैं, तो दांतों की सहायता से भोजन को पहले हम चबाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गति का मतलब सॉकेट में धसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ से इनके अनुसार जो है अलग अलग नाम दिए भी गए हैं। क्या इनके काम होते हैं? कौन दांत कौन किस काम का आता है, कौन काम करता है, ये भी बताया गया है। क्रियाकलाप में वही दिया गया है कि अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना करिए। अपनी तर्जनी से दांतों के छूकर महसूस करिए। आपको मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने मतलब कर्तन एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं?
ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को छीलने मतलब भेदन और फाड़ने का काम करता है। उन दांतों को पहचानिए जो चबाने या पीसने के काम में आते हैं, उनको भी पहचानने के लिए कहता है। तो चलिए ये हम क्वेश्चन के रूप में देखेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कौन काम करता है। पहला देखिए, तो यहाँ पर चबरनक, चबरनक जो होता है 3 3 6, चबरनक कितने तो 6, जो आपको पीछे की ओर मिलेगा उसी को चबरनक बोलते हैं। जो पीछे मिल रहा है आपको क्या है, ये चबरनक है। और उसके बाद जो मिलेगा वो क्या है, अर्धचबरनक। आगे का जो भाग है उसी को अर्धचबरनक बोलते हैं। दो दो होते हैं, कितने दो दो होते हैं, 3 3 2 2 मतलब हो गया टोटल कितना 10। और उसके बाद होता है रदनक। क्या होता है उसके बाद, रदनक होता है जो कि आपको उसके आगे होता है। एक एक होता है रदनक, क्या होता है एक एक रदनक। और कर कृंतक होता है, जो कृंतक हो जाता है वो आगे का भाग। चार जो होता है वो क्या होता है, कृंतक होता है। ठीक, अगर चबर देखिए, पहला कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये चार प्रकार के दांत होते हैं। आपको पीसने के लिए चवर्णक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो फाड़ने के लिए रदनक का काम करते हैं। कीर्तन जो होता है काटने का काम करते हैं। ठीक, पीसने का काम यहाँ पर किया जाता है किसके, चवर्णक के द्वारा। यहाँ पर वहीं पर लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए, जो हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है, जो लाला रस, लाल जो लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं लाला रस का भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आइए हम पता लगाएं। तो लाला रस का जो प्रभाव है उसके बारे में भी बताया जाएगा। हम बता देते हैं पहले। जो आप भोजन करते हैं, लाल जो होती है स्रावित, वहाँ पे लाला रस जो स्रावित होता है, लार जो स्रावित होता है, भोजन को क्या करता है, अपनी ओर समाहित करता है। उसको टुकड़े में क्या करता है, टुकड़े को एक गोला बना देता है। उसी के बारे में यहाँ पर हम ज़्यादा जानकारी के साथ पढ़ेंगे। देखिए, दांतों के प्रकार और दांतों की संख्या, निचला, ऊपरा, ऊपरी और योग, टोटल जोड़ने के लिए कहता है। देखिए, कर्तन और दर्शन वाले दांत जो होते हैं कितने हैं, नीचे और ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं जितना नीचे और ऊपर होगा उतना ही, जितना नीचे है उतना ही क्या होगा, ऊपर भी होगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, 4 है, 4 है। तंग पहला यह दर्शन जो है इसका कितना, 4। तो निचला 4, ऊपर 4, टोटल कितना 8। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कितने हैं, चीरने और फाड़ने वाले दांत जो होते हैं ये होते हैं, एक देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं 2। तो कितना हो जाएगा तो 3। तो ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 तो हो जाएगा कितने, 6। 8 यहाँ, 6 यहाँ। ठीक, चबाने और पीसने वाले दांत कितने थे, तो 6 और 6, तो 6 6 कितना, 6 6 12। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हम हो गया था टोटल। तो ऊपर से एक बार हम फिर देख लेते हैं। कर्तन एवं दंशन के बारे में दिखाना है। तो कर्तन एवं दंशन के बारे में, तो यहाँ पर पहले बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना है, तो 1 2 3 और 4। ठीक, 4 पहले ऊपर, पहले ये जो नीचे का भाग है, फिर ऊपर का भाग प्लस कर दीजिए 4 4। ठीक, और नीचे उसके बाद क्या है, उसके बाद है चीरने एवं फाड़ने। तो चीरने और फाड़ने में आपको कौन हो जाएगा, चवर्णक और अग्र चवर्णक और रदनक। चवर्णक, अग्र चवर्णक और रदनक को टोटल को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, तो ये 2 हैं। ठीक, 1 है, 2 3 हो गया, और यहाँ पर भी 3। ठीक, ये भी 3 और ये भी 3। तो 3 3 3 3 कितना, तो 6। तो ये हो गए 6 और ये हो गए टोटल 4, 6 और 4। और यहाँ पर देखेंगे तो चवर्णक कितना है, तो जो किसके काम आते हैं, पीसने के काम, जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं, तो चवर्णक है। ये चवर्णक कितने हैं, तो ये भी कितने हैं, 6 6 6 12 प्लस 4, तो टोटल कितने, तो ये हो गए 16। ठीक, ये 16, नीचे के दांत 16, ऊपर के दांत 16, टोटल कितने दांत, तो 32 दांत। ठीक, आपको पूछेगा चवर्णक कितने, तो 6, तो नीचे 6 ऊपर 6 कितने हो जाएंगे, 12। और पूछेगा अग्र चवर्णक कितने, तो 2 2 4, तो 4 4 कितना, तो 8।
ठीक, रत्नक पूछ देगा तो रत्नक जो होता है वो कितने, तो 2, और कृंतक और कृंतक के बारे में पूछेगा तो कितने, तो 4, तो 4 4 8, ये टोटल कितने हो जाएंगे, तो 32। यहाँ पर हम पुनः कर लिया कि कितने होते हैं, 32, 16 ऊपर 16 नीचे। पहली बार हमने ऊपर के दांत को नीचे के दांत में हमने जोड़ना घटाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये गलत था, हमने फिर से किया, ये क्या था, सही था। तो टोटल आपने जोड़ा कितना हुआ, तो नीचे 16 ऊपर 16, तो 16 16 32, टोटल दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अस्थाई भी दांत होता है जिनके बारे में यहाँ पर बताए गए हैं। दूध के दांत तथा अस्थाई दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने वर्ष की अवस्था में शैशव काल का निकला दांत जो होता है, दूध का दांत होता है, गिर जाता है, तो 8 वर्ष। इन्हें दूध के दांत से नाम से भी जानते हैं और दूध के दांत भी कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थाई दांत कहते हैं, और ये जो दांत टूट गए हैं इनके स्थान पर जो दांत निकलता है उसको अस्थाई दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथा वृद्धा अवस्था में यह प्रायः गिरने लगते हैं। जो समान स्वस्थ व्यक्ति है वो जो है जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसका दांत बना रहता है, लेकिन वृद्धा अवस्था में ये पुनः फिर क्या होता है, गिरने लगता है। यही जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं, 2 प्रश्न लीजिए, प्रश्नाली, और एक और 2 में चिन्हित करिए। प्रश्नाली 1 यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें 1 चम्मच उबले चावल डालिए और 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। इन्हें दूसरी प्रश्नाली बी में लीजिए, जो चबा लिए हैं उसको क्या करेंगे, दूसरे में लेंगे। दोनों प्रश्नालियों में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों प्रश्नालियों में आयोडीन मिलियन की 2 से 3 बूंद डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप ए और बी में क्या अंतर देख सकते हैं, इसका रंग क्या है, उबला हुआ, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जल है और चबाया हुआ चावल है, ये क्या है, चबाया हुआ चावल, और आयोडीन मिलियन यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो आप देखेंगे अंतर आपको क्या मिलेगा, प्रश्नाली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक द्वारा हम कर सकते हैं कि क्यों इसका जो है आप उबला हुआ चावल है और यहाँ पर चबाया हुआ चावल, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। जो आपका रस है वो रस क्या करता है, उसको बदल देता है। और यहाँ पर जो है आयोडीन का मिलान है, यहाँ पर जल का भी मिलान है, और चबाया हुआ चावल आपका रंग क्या है, परिवर्तित है। यहाँ पर आप जो लिए थे उसका रंग क्या है, परिवर्तित, इसी कारण होता है। आप यही जो यहाँ पर बताया गया है कि रंग क्यों परिवर्तित जो है, वहाँ पर शर्करा, यहाँ पर शर्करा या लाला रस जो होता है वो होता है, इसी के कारण। देखिए लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। क्या करता है, जो आप मुंह में जो है आपके जिह्वा में जो है वो क्या है, लाला रस, वो क्या करता है, चावल के मंड को, जो चावल का मंड है उसको क्या करता है, शर्करा में, जो मतलब मिठास में बदल देता है। क्या करता है, उसको चबाइएगा तो वो क्या होगा, मिठास में बदल, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चबाने से किस में परिवर्तित हो जाता है, शर्करा में, मतलब मिठास में परिवर्तित हो जाता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है, क्या है ये, जीभ जो है मांसल पेशी अंग है जो पीछे की और मुख गहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। ठीक, क्या आपको यहाँ पर दिया, क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो है भोजन में लार के मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी ये सहायता करती है जीभ। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है कि कौन सा मीठा है, कौन खट्टा है, कौन कड़वा है। ये जो है विभिन्न जो स्वाद है इन्हीं के द्वारा हमको मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या दाँत की यहाँ पर बात दी गई है कि मिठाइयाँ एवं दंत छेद, मतलब दंत का क्षय, मतलब गिरना। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दाँत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास वृद्धि करने लगते हैं, ठीक? करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दाँतों के बीच फँसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निमोचित करती है। ये करता है
शर्करा का विघटित कर देता है, अम्ल को लाता है। यह जानने के लिए अम्ल क्या है, अध्याय 5 में हम देखेंगे। यह अम्ल धीरे-धीरे दाँत को क्या करता है, क्षति पहुँचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। इस यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दाँतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के मुख्य उत्तरदायी होते हैं। ठीक, अगर आप ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे तो देख सकते हैं किस प्रकार से दंत क्षय हो रहा है, दाँत ये खा रहा है। तो ये दाँत क्या होता है, टूट जाता है, दर्दनाय जो है पूरा दर्द करता है। तो ये आप उपयोग किस चीज़ का नहीं करेंगे तो जो दाँत को नुकसान पहुँचाए, जैसे चीनी हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सब। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। मुँह के अंदर गंदी ये उँगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ठीक? यहाँ पर देख सकते हैं कि जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर बताए गए हैं। आगे के भाग, बगल और उसके बाद जो भाग है उसके बारे में। इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कहाँ पर क्या स्वाद मिल रहा है। तो क्रियाकलाप में 2 में दिखाया गया है कि अलग-अलग विलयन तैयार करें, चीनी का, नमक का, नींबू का और नीम की पत्ती का और करेले के रस का। अपने किसी मित्र की कोई आँखों में पट्टी बाँध दीजिए और जीभ बाहर निकाल कर सीधे रखने को कहिए। क्या जो जीभ दिख रहा है विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त में किसी एक विलयन के नमूने को 1 बूँद, 2 बूँद रखिए। विलयन रखने के दाँत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयन के साथ दोहराइए और प्रत्येक विलयन में पृथक-पृथक स्वाद का उपयोग करें। अलग-अलग प्रकार के जो हैं जैसे करेले हो गया, कभी मीठा हो गया, कभी कड़वा हो गया, इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूछिए जीभ के बारे में, किस क्षेत्र में मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, कहाँ पर क्या स्वाद आपको मिल रहा है। अपने परीक्षण के उपयोग में यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए कहता है और जो है आपको जहाँ पर मिला है स्वाद उसके बारे में यहाँ पर बताने के लिए कहता है। तो चलिए इनके बारे में भी हम देखेंगे। उससे पहले भोजन नली या ग्रसिका, उसके बाद जो है आप मुँह के बाद जो आता है क्या आता है, भोजन नली या ग्रसिका। निगला हुआ जो ग्रास नली होता है या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष के से होकर निकलता है। जो ग्रसिका क्या होता है, गले एवं वक्ष से होकर निकलता है। ये मुख द्वार से होते हुए ये आता है। ठीक? यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन-सा स्वाद है, ये हम अगर आगे की जो क्लास है उसमें भी दिया गया है कि आगे आपको कौन-सा स्वाद मिलता है और पीछे का जो है कौन-सा स्वाद है। तो आगे आप देखेंगे ये जो भाग है ये मीठे के लिए है, ये भाग कड़वे के लिए, ये भाग जो है ये भाग आपको कड़वे के लिए, ये भाग आपको तीता और ये भाग कड़वा। पीछे का भाग जो होता है वो कड़वा होता है, आगे का भाग मीठा होता है और बीच का भाग जो होता है तीखा होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक? आगे है ग्रसिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है। कभी-कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन मतलब उल्टी हो जाता है और उसके कारण वह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना याद करिए जब आपको जो है वमन हुआ हो, जब आप वो नहीं पचा हो तो ये क्या होता है, उल्टी हो जाता है और इसी के द्वारा बवन मतलब उल्टी होता है। जो खाना नहीं पचता है वो बाहर इसी के द्वारा फिर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे भोजन जो है, भोजन यहाँ पर देख सकते हैं भोजन आ रहा है। भोजन ग्रहिशिका में जो आ रहा है और ये कहाँ जाता है तो अमाशय में। कहाँ? ग्रहिशिका में भोजन की गति। जो इस प्रकार भोजन कहाँ तो अमाशय में आती है। देखिए पहेली जानना चाहती है कि पवन के समय भोजन विपरीत दिशा में क्यों किस प्रकार जाता है, तो पवन के समय क्या होता है उल्टी जो है दिशा में वो जाता है। देखिए जीव के बारे में हमने आपको बताया था कि आगे का भाग क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए आपको हम फिर से बता रहे हैं कि आगे का भाग क्या होता है, मीठी के लिए क्या होता है, ये मीठी के लिए संवेदनशील है। और पिछला जो भाग होता है, ये जो आप पीछे का जो भाग देख रहे हैं ये भाग, ये कड़वा स्वाद के लिए होता है। ठीक, पिछला भाग।
और ये जो भाग दिख रहे हैं ये भाग जो होता है नमकीन और खट्टा के लिए, ठीक। ये भाग क्या होता है नमकीन और खट्टा के लिए। यहाँ पर आपको यहीं पर आपको तीखा भी मिलेगा, जो कड़वा होता है यहाँ पर आपको दोनों जो है यहीं पर आपको बीच में भाग के मिल जाएगा। लेकिन आगे का भाग क्या होता है, आगे का भाग जो होता है वो आपको मीठे के लिए। ज़्यादातर आपको पीछे के भाग को पूछा जाता है, पीछे का भाग कैसा होता है, तो पीछे का भाग क्या होता है, कड़वा होता है। पीछे का भाग क्या होता है, तो कड़वा होता है। और जो आप यहाँ पर किनारे का देख रहे हैं, ये किनारे का भाग जो देख रहे हैं, ये जो भाग होता है ये खट्टे के लिए होता है, ये आप जानते हैं। तो चलिए ये भाग हम पुनः देख लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे के भाग को आप याद रखना है, आगे के भाग को याद रखना है। तो कड़वा और मीठा याद रखेंगे तो आपको बीच का भाग जो है वो आपको पुनः बन जाएगा। क्या होता है, बीच के जो यहाँ पर दिया गया है नमकीन भाग, जो बीच का भाग क्या होता है, ये नमकीन होता है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे और पीछे के भाग को आप याद रखना है, तो पीछे बीच के भाग को आप पुनः बना सकते हैं। तो आप जो है दिमाग लगा सकते हैं कि कौन सा भाग क्या होगा। लेकिन आपको आगे पीछे पूर्ण रूप में याद रखना है, आगे मीठा, पीछे क्या, पिछला भाग कड़वा। आगे हम पढ़ेंगे अमाशय। आगे क्या है, तो अमाशय है। अमाशय में हम अब तीसरे में चल रहे हैं। जो अमाशय होता है, जो गर्शिका से भोजन आ रही है, वो अब कहाँ आ गई, तो अमाशय में, ठीक। हमासे मोटी भित्ति वाली एक थैलानुमा संरचना, ये क्या है, थैलानुमा संरचना है। यह जो है यह चपटा जे की आकृति का होता है, ये जे की आकृति का होता है, ठीक। ये भी पूछा गया है कि जे की आकृति का कौन होता है, तो अमाशय होता है। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, ये आहार नाल का जो है सबसे चौड़ा भाग भी है। ये भी आपको याद रखना है, यह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह एक और ग्रैशिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है और तथा दूसरी ओर क्या करता है, क्षुद्रार्थ में खुलता है, और एक और लेता है ग्रैशिका से और दूसरी ओर क्या करता है, छोटी आंत में जाकर ये खुल जाता है, ठीक। यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है कि जल्दी जल्दी, कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। जब आपको हिचकी आ गई, जब आपको खांसी आ जाती है, घुटन अनुभव होने लगता है, तो गाइस नली में जो श्वास है वो नहीं जा रही है, प्रवेश करने के कारण होता है। अगर श्वास नली में जो है श्वास नली में खाद्य कण प्रवेश कर गया, कुछ भी अगर चावल खा रहे हैं वो श्वास नली में चला गया, तो क्या होगा, ये आपको खांसी आएगी, आपको घुटन अनुभूति होगा, हिचकी आएगी, ये सब होगा। खाद जो है ग्रस नली में अगर चली गई तो ये आपको होगा, कहाँ पे, तो श्वास नली में, सॉरी श्वास नली में चली गई तो ये आपको होता है। श्वास नली जो होता है नसिका से आगे वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है, और यह जो होता है क्या करता है, यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है, ठीक। परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं, और यहाँ क्या होता है, वायु मार्ग और भोजन मार्ग एक ही होता है, जिसके कारण फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। तो हम भोजन को कैसे श्वास नली में प्रवेश करने से रोकेंगे, तो वो आप जानते हैं कि धीरे धीरे आप चबाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, ध्यान जो है खाने पे लगाएंगे, ताकि जो है वहाँ पे आपका भोजन जो खाद्य पदार्थ है श्वास नली में नहीं जाए। भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना जो होती है वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है। और ये भी जब आप देखते हैं, जब ये कैसे ग्रस नली में वायु एवं भोजन के मार्ग में होते हैं और भोजन की जो श्वास नली में है इसको कैसे रोका जाता है, तो ये भी आप जानेंगे कि यहाँ पर एक क्या होती है, मांसल जो है वाल्व कार्य करती है, जो श्वास नली को क्या करती है, जब यहाँ पर भोजन कण आएगा तो उसको ढक लेगा, श्वास यहाँ पर ढक लेगी और तथा भोजन को ग्रस नली में भेज देता है, और इसको ढक लेता है और भोजन को ग्रस नली में फिर से भेज देता है, और आपको हिचकी जो है ये सब आने लगती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाती है तो हमें घुटने का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी आती है। अगर ये संयोगवश घुस गया तो ये हिचकी या खांसी आता है, तो आप देखेंगे मुख से आपके चावल के दाने निकल जाते हैं, नाक के द्वारा भी जो होता है चावल के दाने आप फेंक देते हैं, तो क्या हो, तो ये श्वास नली में आपके चले जाते हैं। अगर संयोगवश चला जाता है तो इसी प्रकार ये बाहर निकल जाता है, अगर वो अंदर चला गया। लेकिन अगर वो
क्या करता है, ये दोनों के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है क्या करता है, तो ये वाल्व काम करता है जो श्वास नली को ढक देता है। अगर कहीं चला भी गया तो क्या करता है, तो उसको हिचकी के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से, कुछ भी हो सकता है, तो घुटन के माध्यम से ये बाहर चला आता है। नाक के द्वारा देखते होंगे कभी चावल के दाने आ रहे हैं, जो खाए हैं वो नाक के द्वारा आ रहे हैं, जो आप खा रहे हैं वो हिचकी के द्वारा आपको आ रहा है, ये सब होता है, ठीक? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट यहाँ पे। आगे है कि आमाशय का आंतरिक स्तर सतह जो होता है श्लेष्मल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। क्या करता है, तो आमाशय का आंतरिक सतह जो होता है स्तर जो होता है, ये क्या करता है, श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आमाशय का आंतरिक सतह क्या स्रावित करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक? जो कि पाचक रस के नाम से भी आप जानते हैं, पाचक रस स्रावित करता है। क्या नाम है, HCl। तो ये आपसे पूछा भी जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये स्रावित कौन करता है, तो छोटी जो आमाशय होती है ये क्या करती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है, या पाचक रस, इसको आप जानते हैं। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, और ये जो श्लेष्मल होता है ये क्या करता है, तो आंतरिक जो आंतरिक स्तर को मतलब आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जो वो अम्ल है वो ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ आए हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जठर रस जो होता है, पाचक जिसको जठर रस भी कहते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पाचक रस क्या करता है, भोजन जो जटिल है उसको, प्रोटीन को क्या करता है, सरल पदार्थ में विघटित कर देता है, ठीक? बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक आपको पूछे भी जाते हैं। आगे है, देखिए यहाँ पर लिखा भी इनके बारे में, आप चित्रांत के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पहले पूछा भी गया था किसी माध्यम से, बुझो के माध्यम से, कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पर लंबाई के बारे में दिया गया है, कितनी होती है, तो 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। कितना, तो छोटी आंत जो होती है ये 7.5 मीटर लंबी होती है। कितना, तो 7.5 मीटर, ठीक? छिद्रार्थ। आगे है कि यह यकृत एवं अग्नाशय के से स्राव प्राप्त करती है। किससे किससे, तो यकृत एवं अग्नाशय से। इसके अतिरिक्त इसकी जो है भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, और भित्ति से भी जो है कुछ रस इसको यहाँ पे इसके स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यकृत क्या है, गहरे लाल रंग जो है इसके होते हैं, ठीक? देखिए ये क्या होते हैं, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यकृत किस रंग की ग्रंथि है, लाल भूरे रंग की, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। जो उदर जो है जो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी, यहाँ पे यकृत, यकृत जो है आपको यहाँ पर मिलता है, अवस्थित हो। यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, और जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस कौन स्रावित करता है, तो यकृत करता है। और यह जो है क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ से आपको याद रखना है, यकृत किस रंग का, तो गहरे लाल भूरे रंग का ग्रंथि होता है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सब पॉइंट है। और यह जो है पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। जो संग्रहित होता है, जो पित्त रस स्रावित करती है, उसको क्या बोलते हैं, जो थैली में संग्रहित होता है उसको पित्ताशय बोलते हैं, ठीक? पित्त रस के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका, और यह क्या करता है, पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वसा के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है हमारे शरीर में, तो यकृत है। कौन रंग का होता है, तो लाल भूरे रंग का होता है। पित्त रस कौन कर स्रावित करता है, तो यकृत करता है। जो कहाँ पर संग्रहित होती है, ये क्या होती है, संग्रहित होती है, जो एक थैली में संग्रहित होती है, जिसे क्या बोलते हैं, तो पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस क्या होता है, पित्तरस जो होता है वसा के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ये हम बार-बार इसीलिए पढ़ दिए क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक? अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। ये भी पूछा गया है कि अग्नाशय कौन रंग की ग्रंथि, जैसे यकृत के बारे में पूछा जाता है तो गहरे लाल भूरे रंग की ये ग्रंथि है। तो उसी प्रकार जो है अग्नाशय किस प्रकार का, तो अग्नाशय जो होता है हल्के पीले रंग की परिग्रंथि है। क्या है? पीला रंग की परिग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे होता है। जो अमाशय ऊपर से आप नली में देखते हैं, ये आपका अमाशय हो गया, तो इसके ठीक नीचे जो होता है ये होता है कौन, तो अग्नाशय। अगर न आगे है कि अग अग्न्याशयिक रस यानी कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। ये क्या करता है? अग्न्याशयिक रस जो है कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, और उनको जो है सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब छोटी आंत मतलब क्षुद्रार्थ के निचले भाग में पहुंच जाता है, जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। और जब ये छोटी आंत में पहुंच जाता है तो वहाँ पर आंत्र रस है, वह पाचन क्रिया को पूरा कर देता है, और कार्बोहाइड्रेट शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में परिवर्तित होता है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा किस में होता है? वसा जो होता है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन किस में? अमीनो अम्ल में, और वसा जो होता है ग्लिसरॉल या वसा अम्ल में, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। यहाँ पर देखिए एक घटना के बारे में बताया गया है, किस प्रकार की घटना है। तो एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय के कार्यप्रणाली की खोज हुई है। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया। कब? तो 1822 में। कौन था? तो मार्टिन था। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं क्या, अमाशय में एक छिद्र हो जाता है। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। क्या क्या? छिद्र को पट्टी से ढक देता है। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झाँकने का दुर्लभ अवसर जो है प्राप्त होता है। उसने कुछ रोचक परीक्षण किया, और जो वहाँ पर देख सकते हैं ब्यूमॉन्ट ने जो छिद्र है उसी से एक रोचक परीक्षण करता है। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। क्या होता है? भोजन का मंथन कौन कर रहा है? तो अमाशय कर रहा है। इनकी जो है इसकी भित्ति से सरल जो इसकी भित्ति से जो है तरल स्रावित हो रहा था, जो भोजन को पचा सकता था, और जो है भित्ति से जो तरल स्रावित हो रहा था। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर स्रावित हो रहा था कौन, तो भित्ति से तरल रस स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। जब पोषण भोजन जो है पूरा पूर्ण रूपेण पाचन उसका हो गया, तभी वह छोटी आंत की ओर जाता है। ठीक। आगे है कि क्षुद्रार्थ में अवशोषण। पचा हुआ भोजन जो होता है अवशोषित होकर क्षुद्रार्थ मतलब छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। और क्या होता है? फिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जो वहाँ पर गया है उसी को क्या बोलते हैं? अवशोषण। क्षुद्रार्थ की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर बोलते हैं। जो उभरी हुई जो होती है संरचनाएं, उसको क्या बोलते हैं? उंगली की तरफ, उसी को बोलते हैं दीर्घरोम या रंशाकुल। रंशाकुल रसाकुल। आगे है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? तो ये क्या है? तो दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है, और प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, और दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। उसके बाद ये क्या होता है? रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषण पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, और जो रुधिर वाहिका जो नस है उसी से जो है
शरीर के विभिन्न भागों में वो स्थानांतरित होते रहता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के में किया जाता है। इस प्रक्रम में स्वांगीकरण कहते हैं, और ये जो प्रक्रम है इसको क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। क्या होता है? जो कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज होता है उसके विघटन से ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है इसका, और जो है ऊर्जा मुक्त होती है। इससे क्या होती है? और उसके कारण जो है ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, अर्थात अवशोषण नहीं हो पाता है, वह वीर्यार्थ में भेज दिया जाता है। जो नहीं पचता है वो कहाँ? बड़ी आँत में चली जाती है, उसको विहितार्थ में भेज देते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी लंबाई के बाद जो है, यहाँ लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है। इसके इससे पहले देखिए यहाँ पर विहितार्थ क्षुद्रार्थ की अपेक्षा अपेक्षा जो होती है चौड़ी एवं छोटी, ये चौड़ा होता है और ये क्या होता है? छोटा होता है। जैसे 7.5 मीटर जो है छोटी आँत थी, जो जिसको आप बोलते हैं कौन? तो क्षुद्रार्थ। ये 7.5 मीटर थी, तो यहीं पर बड़ी आँत कितना? तो मात्र 1.5 मीटर, मात्र 1.5 मीटर लंबी होती है। ये क्या होती है? क्षुद्रांत की अपेक्षा जो है चौड़ी एवं छोटा होता है। इनका मुख्य जो है कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। कुछ क्या होता है? कुछ कार्य, मुख्य कार्य होता है जल एवं कुछ लवण जो है उनका अवशोषण करता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ जो होता है मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। और यह क्या होता है? अर्धठोस रूप में ये मल जो है रहता है। समय समय पर जो है गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। जो गुदा द्वारा जब मल निकाल रहा है उसको क्या बोलते हैं? निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतु में पाचन, पहले इससे पहले हमने क्या पढ़ा? तो मानव के पाचन में कौन-कौन से काम, कौन-कौन से जो है क्या-क्या, कौन-कौन से यहाँ पर काम हो रहे हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, और किनकी भूमिका यहाँ पर छोटी और बड़ी आंत और गर्शिका, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, इनके बारे में हमने पढ़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मानव के पाचन में जो भूमिका निभाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब जो है ये हम पढ़ेंगे जंतु के बारे में। जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनके पाचन में क्या-क्या जो है होते हैं, और इनकी जो है पाचन क्रिया कैसी होती है। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी-जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। कहाँ पर जाता है? जल्दी-जल्दी वो कहाँ निगलता है? तो पहले बार क्या करता है? जंतु जो होता है, जो घास खाता है, वो आमाशय में जाकर उस घास को क्या करता है? भंडारित कर देता है, ठीक? निगलता है। यह भाग रूमेन मतलब प्रथम आमाशय कहलाता है। जो वहाँ पर रूमेन, यहाँ पर देख सकते हैं जो भंडारित हो रहा है, यही क्या है? रूमेन है, ठीक? कहलाता है, ये रूमेन कहलाता है। ये प्रथम आमाशय होता है। रूमिनेंट रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बँटा होता है, और रूमिनेंट में क्या होता है? आमाशय 4 भाग में बँटा होता है। 4 भाग में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक? रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में जो है भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कंड कहते हैं। और यहाँ पर जो है आंशिक पाचन कहाँ पे? तो रूमेन में होता है। जिसको क्या बोलते हैं? जो जिसको हम बोलते हैं कंड, जुगाल, ठीक? परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, और छोटे-छोटे पिंडकों में जो है जंतु है पुनः मुख में लाता है, और तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रम को रोमनंथन रोमनंथन मतलब या जुगाली कहते हैं। रोमनंथन या जुगाली करना कहते हैं। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमनंथी कहलाते हैं। क्या? रूमिनेंट या रोमनंथी कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए दस्त क्या है? दस्त के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कभी-कभी आपको जलरूपी पतले मल के रूप में बार-बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण, खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना होता है। होने के कारण जो है ये दस्त आपको होते हैं।
इसी सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबला कर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए, जिसको ओआरएस कहते हैं। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ओआरएस घोल भी कहा जाता है। आगे है कि घास में को क्या होता है, घास में सेलुलोज की प्रथम प्रचुरता होती है। ये बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक। जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज पाचन नहीं कर पाते हैं, जैसे मनुष्य जो है सेलुलोज पाचन नहीं कर पाता है। पहेली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। और पूछो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं चबा सकता। तो इनके बारे में यहाँ पर अब बताया गया है। देखिए, जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदार्थ के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? अर्धनाल बोलते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? जो सेलुलोज के लिए पाचन के लिए आवश्यक है, वो मनुष्य में नहीं पाया जाता है। इसी के कारण जो है मनुष्य में ये सेलुलोज नहीं खाते हैं, नहीं पचा पाते हैं, ठीक। सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं, जिसको अर्धनाल कहते हैं। जो थैलीनुमा संरचना होती है, वो मनुष्य में नहीं होती है, और इसी के कारण यहाँ पर भोजन में सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब तक आपने कुछ उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख है और ना ही पाचन तंत्र। फिर भी वे किस प्रकार भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, कैसे पाचन करते हैं, तो इसके बारे में एक रोचक विधि का अध्ययन हम आगे करेंगे अन्य विधि के बारे में। जैसे देखिए अमीबा। देखिए अमीबा में क्या है? तो अमीबा में संरक्षण एवं पाचन कैसे होता है? तो अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ये जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। इसमें एक कोशिका झिल्ली भी होती है। एक गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धारियां होती हैं, ठीक। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादप मतलब कृत्रिम पाँव कहते हैं, जिसको कृत्रिम पाँव कहते हैं। पादप कृत्रिम पाँव, जो उन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने की में सहायता करता है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं कि अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अब जब इसे भोजन का आभास होता है, तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य पदार्थ क्या होता है? उसके खाद्य धानी में जाके फंस जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कैसे वो फंस रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये खाद्य कणिका, ये क्या है? खाद्य कणिका। इसको चारों तरफ से घेर के वो अंदर कर लेगा। ये देखिए खाद्य धानियाँ हैं, ये क्या है? खाद्य धानियाँ हैं। और ये बहिक्षेपित अवशिष्ट है। यहाँ पर अवशिष्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये केंद्रक है। और ये सब क्या है? पादाप। ये सब पादाप है। देखिए खाद्यधानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। अमीबा में कहाँ पर पाचक रस स्रावित होता है? तो खाद्यधानी में। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित पदार्थ अमीबा को वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्यधानी द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरित के विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मानव पाचन, जंतु पाचन, अमीबा, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए प्रमुख शब्द में आपको याद भी रखना है कौन कौन से शब्द हैं। अब अशोषण है, अमीनो अम्ल है, स्वंगीकरण है, पितरस, मुख गुहिका, रद्रंक, सेलुलोज, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा, अम्ल, खाद्यानि, पित्ताशय, कीटनाशक,
कृंतक, अग्रग्रहण, यकृत, शवर्णक, लसिका, अग्नाशय, अग्रशवर्णक, पादाव, रोमेन, रोमंथी जिसको रोमिनेंट भी बोलते हैं, लाला ग्रंथि, दीर्घरोम, ये सब आपको यहाँ पे प्रमुख शब्द हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सारांश के रूप में भी आपने क्या सीखा है उसके बारे में कि जंतु पोषण में पोषण आवश्यकता, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल का श्रावी ग्रंथियाँ उपयोग संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र में निर्मित होती है, जैसे मुख गुहिका, ग्रशिका, आमाशय, क्षुद्रार्थ, बृहदार्थ और मलाशय से जाकर समाप्त हो जाते हैं। मुख गुहिका शुरू होती है और मलाशय में जाकर समाप्त होती है तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ कौन है? लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। 3 आपको याद रखना है, लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रार्थ की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियाँ भिन्न-भिन्न हैं। जैसे पोषण पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, यौगिकीकरण, निष्कासन शामिल है। मंड जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से, अग्नाशयिक स्राव एवं क्षुद्रार्थ भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रार्थ में पूरा हो जाता है। जल एवं लवण पदार्थ में अवशोषित होते हैं जिसको बहिर्वात कहते हैं। अवशोषित पदार्थों शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस, हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु जो होते हैं उनमें रोमंथी रूमिनेंट कहलाता है और वे पत्तियां का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद पुनः मुख में आ जाता है और उसको धीरे-धीरे वो जुगाली करते हैं, धीरे-धीरे उसको चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है और इसका पाचक अन्न खाद्यधानी में होता है। ठीक? ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ जो है मिलाने वाले हैं, कुछ स्थान की पूर्ति है, इनको हम कर लेते हैं। पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मानव पोषण के मुख्य चयन कौन-कौन से हैं एवं हैं? मानव चयन के मुख्य पोषण तो आपको याद रखना है कौन-कौन से हैं। पहला आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना है, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मानव चयन के मुख्य अंतर्ग्रहण पहले लेते हैं। अंतर्ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, उसके बाद निष्कासन है। ठीक? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यकृत क्या है? यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। और तीसरा है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करता है। तो आपको ऊपर भी बताया गया है कि क्या होता है, पाचक रस जो है यहाँ पर वो स्रावित होता है। आगे है कि क्षुद्रार्थ की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रबंध होते हैं जो डैश कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? दीर्घ रोम कहलाते हैं। ये दीर्घ रोम कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ पे करता है? खाद्यदानी में करता है। कहाँ पे? तो खाद्यदानी में। यहाँ पर देखिए सत्य और असत्य, मंड का पाचन आमाशय में होता है, तो आपने ऊपर पढ़ा है कि मंड का पाचन आमाशय में नहीं होता है, ये क्या है? गलत है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने की में सहायता करती है, ये क्या है? ये सही है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, ये भी सही है। और आगे है कि रुमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस धीरे-धीरे चबाते हैं, ये भी क्या है? सही है। आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं वसा, एक चीज़ आपको जो इसमें सही है वही बताना है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वह है, वसा का जो है पाचन कहाँ पर होता है? वो क्या है? छोटी आंत। आपको याद रखना है, छोटी आंत यानी क्षुद्रार्थ। क्या होता है? क्षुद्रार्थ। आगे है कि जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में किया जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। कहाँ पे? तो बृहदार्थ में जल का अवशोषण होता है, जो बड़ी आंत है। अब देखिए मिलान करने के लिए कहता है जो है यहाँ पर एक दूसरे से मिलाएंगे खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो यहाँ पर आप मिलाएंगे, पहला क्या होगा? खाद खाद्य घटक, पाचन के उत्पाद, ये पहला मिला ही हुआ है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा? शर्करा। आपने पढ़ा, जैसे चबाते हैं तो क्या होता है? शर्करा उत्पन्न होता है। ठीक है। प्रोटीन में देखेंगे तो प्रोटीन अमीनो अम्ल है। प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल। और वसा क्या है? तो वसा अम्ल या ग्लिसरॉल। ठीक।
इस प्रकार यहाँ पर हमने इसको पढ़ा और इसको हम भरने की कोशिश भी की और यह जो है एक और यहाँ पर मिलान करने के लिए है कि दिए गए कथन को आप उचित ढंग से मिलान करने के लिए जैसे देख सकते हैं कि लाल ग्रंथि है। उससे पहले आहार नाल में जो है निम्न क्रियाएँ संपादित होती हैं उसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पचे भोजन का अवशोषण कहाँ? तो क्षुद्रांत में। और भोजन को चबाना कहाँ पे? सबसे पहले मुंह-कुहिका में। जीवाणु नष्ट करता है कौन? तो आमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ? छोटी आँत जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं। मल का निर्माण कहाँ? बृहदारण्यतर जिसको बड़ी आँत बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मिलान है तो मिलान हम करेंगे तो लाला ग्रंथि। लाल लाला ग्रंथि जो होता है कहाँ पे? तो लाल रस लाला यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर पहला का यहाँ पर जो है लाला रस स्रावित होता है 1 का 3 आमाशय। आमाशय का काम क्या होता है? अम्ल का निर्मोचन। यहाँ पर देख सकते हैं अम्ल का निर्मोचन क्या है? आमाशय का। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है ये आपको यहाँ पर बताना है पित्त रस का स्रवण कौन करता है? तो यकृत करता है ए नंबर। और मलाशय के बारे में अभी आपने तो पढ़ा है तो मलाशय क्या है? तो बिना पचे हुए भोजन का भंडारण यहाँ पर कहाँ पर है? मलाशय बिना पचे हुए भोजन का भंडारण सेकेंड नंबर। क्षुद्रांत क्या है? क्षुद्रांत के बारे में पढ़ें पचन पूरा जो पच जाता है भोजन वहाँ पे ठीक यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पचा हुआ और वेदार्थ पर्यांत पर्यांत कहाँ जल का अवशोषण पर्यांत ठीक ये आपने मिला लिया यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने इसको देखा मिलाया यहाँ पर देखिए क्या आप जानते हैं दिया गया है कि बकरी के दूध में मिलने वाली वसा की संरचना गाय के दूध की वसा की अपेक्षा सरल होती है अतः बकरी के दूध का पाचन गाय के दूध की अपेक्षा क्या होता है आसान होता है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इसको 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप बताएँगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।